नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में जो इश्यूज है उनमें सबसे पहला इशू तो रहेगा कि मिडिल ईस्ट में यूएसए की एंगेजमेंट कैसे कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि बीच में ऐसे कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद में अब यूएसए मिडिल ईस्ट दैट मीन वेस्ट एशिया से भी विड्रॉ करेगा। जानेंगे इस मुद्दे को। दूसरा कि म्यांमार में अभी पता है मिलिट्री रिजीम की वजह से वहाँ के लोग लगातार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और ऐसे में जो म्यांमार का चिन स्टेट है जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वहाँ के लोग इंडिया में आकर के अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लगातार कर रहे हैं। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया था, पर अभी थोड़ा सेटलमेंट है। तो पूरे सिनेरियो को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में 2 पॉइंट्स और है, एक तो महंगाई को लेकर के और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के एक आर्टिकल है जिसमें 2-3 पॉइंट्स देखेंगे हम, और एक पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और आर्टिकल है जिसमें ये आपके सामने 1-2 पॉइंट्स यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार मैप देख लो, थोड़ा सा ब्लर है पर देख लो, कोई इशू नहीं है। सऊदी अरब है यहाँ पे, ओमान, यमन, ईरान, कुवैत, इराक, सीरिया, ये यहाँ पर ये है इज़राइल, ठीक है। और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ ये हाईलाइट की हुई है जहाँ पर ये एरो से आप देख सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हो, एक तो यहाँ पे और एक इधर, ठीक है। एक तरफ गाजा स्ट्रिप है ये जो मेडिटेरेनियन सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसके अलावा ये जॉर्डन हो गया, टर्की है, उधर लेबनान है। ऊपर देखो वेस्ट एशिया में तो ये अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ के नाम के इर्द गिर्द हम सारा स्टडी करेंगे। और ये इजिप्ट का पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला, ओके। आगे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है दिल्ली टू न्यू मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट वर्ड जो है वो वेस्ट एशिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमारे लिए वेस्ट में चला गया तो वेस्ट एशिया है, और यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ईस्ट में और मिडिल में पड़ जाता है, इसलिए मिडिल ईस्ट नाम है, जगह वही है वेस्ट एशिया, ओके। खैर, हमने मैप देख लिया है, सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। अभी देखो, जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है, उनकी विजिट हुई इजराइल, सऊदी अरब। तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस को अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है इस विजिट की इंपॉर्टेंस। कारण क्या है कि अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा था कि यूएस जो है वो विड्रॉ करेगा मिडिल ईस्ट से, पर विड्रॉल की बजाय अभी जो जिस तरीके से स्टेटमेंट्स रिलीज हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे एक तो परसेप्शन क्या चल रही थी, पॉइंट्स के बेसिस पर हम देख रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर विजिट की, जिसमें जो बाइडेन की विजिट हुई है इजराइल, सऊदी अरब, और I2U2 जो कॉन्फ्रेंस है वो भी हुई है अभी रिसेंटली, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, राइट। तो पॉपुलर परसेप्शन लोगों ने ये मान रखा था, चाहे यूएस हो, चाहे मिडिल ईस्ट खुद हो, चाहे इंडिया हो, कि अब यूएस मिडिल ईस्ट को छोड़ देगा। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से विड्रॉ किया अमेरिका ने, तो यूँ लगा कि अब यूएस विड्रॉ करेगा। पर जिस तरीके से अभी यूएसए ने कह दिया कि जी हम वैक्यूम नहीं छोड़ेंगे रशिया, चाइना जैसे कंट्रीज़ के लिए कि वो यहाँ पर अपनी मनमानी करते रहे, हम हमारी प्रेजेंस यहाँ पर बनाए रखेंगे। बस फ़र्क इतना सही है कि पहले यूएस ट्रूप्स अपने सीधे भेज दिया करता था किसी भी मुद्दे को लेकर के, पर अभी अपने जो अलाई कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल, सऊदी अरब, बोले इनकी कैपेबिलिटीज़ को हम एनहेंस करेंगे, इनको इम्प्रूव करेंगे। साथ में हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन को लेकर के भी इंपॉर्टेंस मिडिल ईस्ट की हमेशा बनी रहती है। कारण क्या है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, एनर्जी क्राइसिस ज़बरदस्त फैला है पूरी दुनिया में, तो मिडिल ईस्ट से एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये एक अपने आप में पॉइंट बन जाता है, ठीक है। वैसे तो यूएस ने क्या है, अपने खुद के भी शेल गैस और ये प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत कम डिपेंडेंस हो गई थी यूएस की। तो वही बात थी कि कहीं यूएस से विड्रॉ तो नहीं कर लेगा, बट अभी ये स्टेटमेंट जो आए हैं रिसेंट, साफ साफ ये कहते हैं कि अमेरिका बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है मिडिल ईस्ट से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट में इसलिए रहेगा कि अभी की जो परिस्थितियां हैं उनमें एक इक्वेशनल चेंज देखने को मिलेगा। वो कैसे कि पहले यूएस बोला सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रीजनल सिक्योरिटी का इंश्योर करने के लिए अपने ट्रूप्स को भेज दिया करता था, सोल प्रोवाइडर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी बन के रहा था। मतलब वही कि वर्ल्ड पुलिस के तौर पे कि हाँ जी कहीं पर भी कोई मुद्दा आएगा तो यूएस आ जाएगा। बट अब यूएस ने क्या कर दिया कि हम डायरेक्टली इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में कोई भी रीजनल वॉर होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बजाय हमारे जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेंगे, जिससे कि वो खुद अपने लेवल पे
कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट आता है उसको हैंडल कर सके। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, अरब और इजराइल कंट्रीज, अरब कंट्रीज हो गए और इजराइल, इनको तो लेना है साथ में, और काउंटर करने के लिए तैयार करना है किसके लिए, ईरान, क्योंकि ईरान सरदर्दी है यूएस के लिए। और वैसे भी देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। सऊदी अरब सुन्नी डोमिनेटेड है और ईरान की बात करो तो शिया डोमिनेटेड है। तो इस तरीके से अपनी जो भी मिडिल ईस्ट में अपने पार्टनर कंट्रीज को ये कैपेबल एनफ बनाएगा ना, तो वो इसलिए मेन तो कि जिससे कि कल को ना ईरान से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये आराम से मैनेज कर ले। इसके लिए आप देखो एक मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस कोalition क्रिएट किया है, जिसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस कोalition में, यूएस, इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज। इनको मिलाकर के काम क्या है कि भाई कल को ना कोई मिसाइल से या एरियल अटैक कर देता है इस रीजन में, तो उससे बचा जा सके और अटैक भी किया जा सके अगले के ऊपर भी। तो MEAD ये क्वेश्चन हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि MEAD रिसेंटली न्यूज में था, इंडिया है क्या इसका मेंबर, नहीं है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। यूएस, इजराइल और अरब नेशन से कुछ। इसके अलावा I2U2, इसमें आपको पता है इंडिया है, एक इजराइल है, एक इंडिया है, एक UAE हो गया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया। तो I2U2 ने भी अपनी तरफ से कर दिया कि अब हम मतलब अपने मिडिल ईस्ट में जो भी कंट्रीज हैं उन मिडिल ईस्ट का मतलब वेस्ट एशिया के आसपास के कंट्रीज को आइसोलेट करके नहीं रखेगा यूएसए, वहां पर इंडिया जैसे कंट्रीज की एंगेजमेंट भी बनानी शुरू कर दिया। ओवरऑल देखें तो यूएस अकेला वहां पर डील नहीं करना चाहता सिक्योरिटी इश्यूज को, और दूसरे इश्यूज को जो रीजनल इश्यूज हैं उनमें अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया, उनका भी एंगेजमेंट चाहता है। और साथ में जो रीजनल कंट्रीज हैं जैसे इजराइल, सऊदी अरब, इन कंट्रीज को ही इतना कैपेबल एनफ बना देना कि कल को ना उनके ऊपर कोई अटैक हो तो वो खुद से हैंडल कर ले। पर एक ये है कि हाँ, यूएस का सपोर्ट उनका एनी टाइम रहेगा। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि एक जो कॉन्फ्लिक्ट था यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेट की एक तरफ तो डेमोक्रेसी है और एक बोले ऑटोक्रेसीज है। अब आप देखो यहाँ पे मोनार्की चलती है वेस्ट एशिया में ज़्यादातर कंट्रीज में, तो और यूएस आपको पता है डेमोक्रेसी का पुजारी है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो इस केस में बोला कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के प्रिंसिपल में, पर इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी साइड में कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें ना तो वेस्ट एशियन कंट्रीज ने भी जो इस्लाम का वर्ड है या अरब वर्ल्ड की जो बात की जाती है उसको साइड में थोड़ा सा किया है और फोकस किया है उन्होंने मेनली किस पे, अपने खुद के नेशनल आइडेंटिटीज पे। तो ये जो चीज है ना नेशनल आइडेंटिटी, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनती है। दूसरी चीज यहां पर जो मेन है वो ये कि जो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया था उसमें दो चीजें निकल के आती हैं, एक तो एक कंट्री का इंटरेस्ट और एक होता है वैल्यूज। भाई एक तो आप अपने सिद्धांतों की बात कर लो और एक आप बात कर लो अपने इंटरेस्ट की। तो यहां पर फॉरेन पॉलिसी में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करता है वैल्यूज पर, कि भाई हमें किससे फायदा है। भाई सीधी सी बात है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम किसी भी दूसरे कंट्री पर अटैक करना पसंद नहीं करते, तो ये हमारी वैल्यू सिस्टम है। पर वहीं पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, पर हमने रशिया को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया अभी तक। ये क्या है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो इस तरीके से वैल्यूज पे एक तरीके से जीत किसकी होती है? इंटरेस्ट्स की, अगर हम बात करें फॉरेन पॉलिसी की, ठीक है। तो यही पॉइंट यहां पर हो जाता है कि सऊदी अरब के साथ में एंगेजमेंट क्यों बनाया जा रहा है, जबकि जो बाइडेन ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में बोल दिया था कि हम सऊदी अरब को ग्लोबल कम्युनिटी से आइसोलेट कर देंगे। और ये बात कब कही थी? जब जमाल खशोगी करके एक जर्नलिस्ट, ठीक है, उनको असैसिनेट कर दिया गया था इस्तांबुल, मतलब टर्की में एक कॉन्सुलेट में, 2018 की ये न्यूज़ थी, ठीक है। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी यूएस में कि सऊदी अरब जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर कंट्री है, ऑटोक्रेटिक कंट्री है, और इस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होने चाहिए। अब देखो 2018 का वो टाइम था, तब तो देखो डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से तो एंगेजमेंट कंटिन्यू रखी। पर जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे 2021 के चुनाव के, तब जो बाइडेन ने बोला था कि सऊदी अरब को हम जमाल खशोगी के साथ में किया हुआ जो अन्याय है उसके बेसिस पर हम आइसोलेट कर देंगे। तो प्रिंसिपली तो है, सिद्धांत ये है भाई कि आप एक जर्नलिस्ट को मार रहे हो, दैट मीन्स डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है भाई मीडिया, उसको आप उसका गला घोट रहे हो। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत बातें हुई, पर रिजल्ट क्या है? अभी रियलिटी क्या है कि सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे खुद से मीटिंग की है जो बाइडेन ने। तो जीत किसकी हुई? नेशनल इंटरेस्ट की, क्योंकि सऊदी अरब के साथ में रिलेशनशिप जितनी अच्छी रहेगी उतना ही
यूएसए की रेलेवेंस बनी रहेगी मिडिल ईस्ट में, और उतना ही वो ईरान को कंटेन करने में सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बाइडन का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसी के हिसाब से मिडिल ईस्ट में अभी विजिट हुई है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो इन कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या, कि एथनिसिटी, रिलीजन, इनके ऊपर अब नेशनल आइडेंटिटी ज़्यादा हाई होने लग गई है। इवन जो पैन अरबिज्म, पैन इस्लामिज्म, ठीक है, मतलब पूरे एरिया के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड है तो इस्लाम के बारे में बातचीत करना, बोले वो इन आइडियाज़ पर चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे से काम नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो अरब लीग है एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इन दोनों के बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो आप देखो कि अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC दोनों का काम क्या है, पैन अरबिज्म, पैन इस्लामिज्म को प्रमोट करना। बोले ये दोनों भी अपने ऑब्जेक्टिव और आइडियाज को फुलफिल करने में फेल हुए हैं। साथ में अभी की बात करें तो जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड साइन हो रहे हैं, इजराइल की एंगेजमेंट सऊदी अरब से चल रही है और बाकी दूसरे कंट्रीज से बढ़ रही है अरब वर्ल्ड में ही, तो वो चीज़ क्या शो कर रही है, नेशनल इंटरेस्ट अपने आप में हाई हुए कि नहीं वहाँ पर। हाँ, ये बात ठीक है कि अरब वर्ल्ड अभी भी पैलेस्टीन के इश्यूज को लेकर के हाईलाइट करता रहता है कि भाई इजराइल ने जो भी किया है पैलेस्टीनियंस के साथ में वो ठीक नहीं है और पैलेस्टीनियंस को उनके अधिकार मिलने चाहिए। पर वही चीज़ है कि अभी इजराइल के साथ एंगेजमेंट होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी अभी बहुत एक कहता है ना कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के निकल आ रहा है, क्योंकि ईरान जैसे कंट्रीज जो हैं वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डेवलप करते चले जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए इनको भी तो रेडी रहना पड़ेगा ना। ठीक है, अरब और ईरान दोनों के बीच में आपको पता है रिलीजन को लेकर के ही फॉल्ट है, एक तरफ शिया है एक तरफ सुन्नीज है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इराक के बारे में। देखो इराक में 2003 तक सद्दाम हुसैन का रूल था, फिर जैसे ही इन्वेड किया यूएस ने उसके बाद में सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया और इराक में जो शिया मेजोरिटी कम्युनिटी थी उसके हाथ में चली गई सत्ता, जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है किसके लिए, यूएसए के लिए। पर ईरान है वो भी शिया कम्युनिटी से ही डोमिनेटेड है। अब दोनों शिया हो गए, ईरान और इराक, तो इन दोनों के बीच में बोला कोलैबोरेशन का चांस बनता है। तो उस चीज को भी अगर हम क्लियरली समझें तो इराक की कैपिटल है बगदाद, ठीक है, तो बगदाद बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि शिया आइडेंटिटी के चलते इराक जो है वो ईरान का सबऑर्डिनेट बन जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इवन अपनी जो अरब एथोस है, इसका मतलब इराक में ज्यादा जो कल्चरल डोमिनेंस है वो आपको मिलेगी सऊदी अरब वाली, ठीक है, तो उस चीज को वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देना चाहते। तो यहां पर और ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है सऊदी अरब को, और इसका मतलब यूएस को, और इसके चलते ईरान और सऊदी अरब की राइवलरी इराक में भी अपना काम कर रही है कि हाँ सऊदी अरब की अभी भी प्रेजेंस या डोमिनेंस है इराक में, चाहे वहां पर शिया डोमिनेटेड कम्युनिटी का ही रजीम चल रहा हो। ठीक है, इसके अलावा ये आपको बता ही दिया कि नेशनल आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि आज देखो सऊदी अरब में या यूएई में नेशनल डेज सेलिब्रेट होने लग गए हैं, लोगों को नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, मतलब रिलीजन से भी ऊपर अब नेशन को रख दिया गया है, राष्ट्र को रख दिया गया है। ठीक है, पैन अरब पैन इस्लामिक पोजीशन पे अब थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए कि एक इंडिविजुअल को ये बताया जा रहा है कि अपनी खुद की बाकी आइडेंटिटी से ऊपर आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को ऊपर रखोगे। जैसे हम हमारे अपने आप को इंडियन बोलते हैं, फिर आपकी आइडेंटिटी होती है कि स्टेट से हो, क्या आपका रिलीजन है, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, इंडियन। एग्जैक्टली वही आइडेंटिटी वहाँ पर सऊदी अरब यूएई अपने देश के लोगों में जगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस रीजन में रिलीजन को लेकर के बहुत सारे एक तरीके से एक एजेंडाज चलते थे, अब वो रिलीजन की बजाय नेशनल इंटरेस्ट में आ गए हैं, तो अब वो बॉर्डर से डिवाइडेड है। एकदम क्लियर बात तो ये आती है। इसके अलावा इजराइल जिस तरीके से अपनी एंगेजमेंट पहले पैलेस्टीनियन मुद्दे पर, जब अरब्स सपोर्ट किया करते थे पैलेस्तीन को, तो उस टाइम पर इजराइल नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज के साथ में अपनी रिलेशन अच्छी रखता था, जैसे कि ईरान एंड टर्की, ये दोनों नॉन अरब है, इनके साथ में इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे रहते थे। पर आज देखा जाए तो जस्ट उल्टा है। नेशनल इंटरेस्ट देखो इतना वो हाई होता है कि कैसे वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होती दिखती हैं। आज अरब कंट्रीज के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है इजराइल, क्योंकि ईरान उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। इस तरीके से आप देखो कि कैसे लोग जो हैं या कंट्रीज हैं
वो इंटरनेशनल या फिर जियोपॉलिटिक्स में अपनी स्टैंड को चेंज करते रहते हैं। डिपेंड करता है इस पे कि वो क्या चाह रहे हैं खुद के फायदे के लिए। ठीक है, टर्की का लीडर रेसेप तैयप अर्दोआन, ठीक है, पिछले सालों की अगर बात करें तो लगातार अरब रिजीम को क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की जा रही है। कतर की बात करें, वो एक है तो अरब वर्ल्ड में कंट्री, पर देखा जाए तो वो इसकी रिलेशनशिप किसके साथ में ज़्यादा है, नॉन अरब टर्की के साथ में। तो ऐसे में सब अपने अपने इंटरेस्ट को सेट करने के लिए करते हैं काम। तो यही बात इंडिया के लिए है कि मिडिल ईस्ट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया भी अपनी रियलिज्म अप्रोच बना रहा है कि सच्चाई क्या है वहाँ की, उसको हमें समझना होगा, और उसमें सच क्या है वो है नेशनल इंटरेस्ट, और उसी पर इंडिया चलता है और उसी पर एक राष्ट्र को चलने की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट को हम धर्म के लेंसेज से देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अब नेशन स्टेट का आइडिया जो है वो बढ़ रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि इंडिया भी एक नेशन है जहाँ पर धर्म के नाम पर नेशनैलिटी नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिफ्यूज इन मिजोरम। आर्टिकल को लिखा है दीपक सिंह जी ने। एक बार इसका मैप देखते हैं। ये एक बार आप देख सकते हो म्यांमार है। ठीक है, ये किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है वो थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। इधर चाइना है, ऊपर भी तिब्बत चाइना का ही पार्ट हो गया, इधर लाओस है, इधर थाईलैंड है। ठीक है, इन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है, राइट। इसके अलावा देख सकते हो हमारा जो कंटेक्स्ट है वो इधर इंडिया तो है ही, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, और साथ में ये बांग्लादेश के साथ में भी थोड़ी सी बॉर्डर शेयर होती है म्यांमार की, यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है जो यहाँ पर हाईलाइटेड नेम्स है वो सारे। अब हम बात करते हैं चिन स्टेट की। ये म्यांमार का चिन स्टेट है जो कि देख सकते हो मिज़ोरम के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। मिज़ोरम और मणिपुर, इन दो स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर होती है, और यहाँ से चिन स्टेट के जो चिन कम्युनिटी के लोग हैं उनकी रिश्तेदारी है किसके साथ में, मिज़ोरम के लोगों के साथ में। यही कंटेक्स्ट है, इसी को अब हम समझते हैं पूरा डिटेल में। देखो दीपक सिंह जी का ये कहना है कि जब से मिलिट्री ने टेक ओवर किया है और आंग सान सू की को वहाँ से उनकी लीडरशिप में जो सिविलियन गवर्नमेंट चल रही थी उसको हटा दिया गया है, और वहाँ पर अभी रिजीम चल रहा है वहाँ की मिलिट्री का, जिसको तत्मदाव बोला जाता है, जुंटा रिजीम बोला जाता है मिलिट्री रिजीम को म्यांमार में। आप देखो इसकी वजह से क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ रैम्पेज, बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई, इधर उधर इंस्टेबिलिटी आ गई, एथनिक नेटिव्स को मारा गया, एथनिक नेटिव्स हैं उनको मारा गया, बहुत सारे लोग लगभग 500,000 5 लाख के लगभग लोग जो हैं म्यांमारीज ही कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन पे मजबूर कर गए, माइग्रेट करना पड़ गया उनको अपने एरिया को छोड़ करके, और 50,000 के लगभग चिन एथनिक, दैट मीन्स जो चिन स्टेट था ना वहाँ के लोग, वो छोड़ करके बाहर कहीं सेटलमेंट देख रहे हैं, अपनी रिफ्यूज़ को मतलब डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। इस पूरे केओस में ह्यूमन राइट्स वॉच के हिसाब से देखें तो लगभग 1700 जनों की डेथ हुई है, जबकि आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 12,000 लोगों की डेथ हुई है। और ये जो ह्यूमन राइट वॉच है इसने तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तक बोल दिया है इस जुंटा रिजीम के लिए कि जानबूझ करके लोगों को मार रही है म्यांमार में। वैसे अगर देखा जाए तो जब अब ये म्यांमार में जिस तरीके का मिलिट्री कू हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी हो रखा है ये 1980s के टाइम पे। ठीक है, फिर बहुत सालों तक लगातार चला रहा, फिर उसके बाद में कैसे कैसे करके 2000s में आकर के थोड़ा डेमोक्रेसी का एक रिवाइवल होता है, पर फिर से जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो अभी रिसेंट ही उन इलेक्शंस के बाद में मिलिट्री फिर से अपने हाथों में पूरी सत्ता ले लेती है फरवरी 2021 में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैचलेट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उन्होंने सिविल वॉर का नाम दे दिया है इसको। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से एक तरफ तो जुंटा रिजीम चल रहा है, वहाँ की तत्मदाव मिलिट्री का जो रिजीम चल रहा है वो, और दूसरी तरफ वहाँ के लोग जो चाहते हैं कि हमें एक प्रॉपर डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक सिस्टम मिले, जो कि रेवोल्यूशन कर रहे हैं लगातार जुंटा रिजीम के अगेंस्ट में। तो एक तरीके से देश की आर्मी और देश के लोग आमने सामने हैं, इसीलिए इसको नाम दे दिया सिविल वॉर। और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर मिलिट्री के खिलाफ, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्स, पीडीएफ। और पीडीएफ में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, एकेडमिक्स, या फिर वो इंडिविजुअल जो कि पहले पुलिस में काम कर चुके हैं और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते हैं। उनका दिमाग केवल एक ही जगह चल रहा है कि म्यांमार को लिबरेट करना और
एक जेन्युइन डेमोक्रेसी, जिसको सच में डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां पर 25% पार्लियामेंट में मिलिट्री के लिए रिजर्वेशन रखने की नौबत ना आए, क्योंकि अभी जब ये मिलिट्री को हुआ था इसके पहले 25% डोमिनेंस पार्लियामेंट में, म्यांमार की पार्लियामेंट में मिलिट्री की थी, वो फिक्स थी। तो उस चीज को बोला हमें नहीं चाहिए, कुल मिला के हमें जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहिए। इसके लिए ये लगातार लड़ाई चल रही है, जिसको हमने सिविल वॉर का नाम दिया। अब देखो म्यांमार में जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, ये जो बर्बादी चल रही है, इसमें इसका असर इंडियन गवर्नमेंट और मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए हम समझ सकते हैं। वो कैसे? देखो, चिन कम्युनिटी जो है, वो चिन स्टेट है, वो बॉर्डर शेयर करता है मिजोरम से। तो लगभग 30,000 चिन रिफ्यूजीज जो हैं वो अभी कहाँ पर रह रहे हैं? म्यांमार में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जी आप उनको वहाँ से, आप उनको रिफ्यूजी के तौर पर रिकग्निशन नहीं दोगे। पर मिजोरम की सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि बोला ऐसा कुछ नहीं चलेगा, उन लोगों से हमारे रिलेशंस हैं, उन लोगों से हमारी एथनिक बॉन्डिंग है, हम कैसे उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। और ये जो चिन रिफ्यूजीज आकर के मिजोरम में रह रहे हैं, ये लोग भी रिफ्यूज नहीं चाहते हैं कि हमें रिफ्यूजी का एक स्टेटस दे दो, नहीं, हमें केवल यहाँ पर रहने की व्यवस्था दे दो, जिससे कि हम यहाँ पर खुद से खुद को एम्पावर करें और जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज म्यांमार में हो रही है, वहाँ के तत्मादाव के खिलाफ में, वहाँ के मिलिट्री के खिलाफ में, उसको हम सपोर्ट कर सके यहाँ से। तो इस तरीके से एक एग्जाइल में अपना सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये चिन कम्युनिटी के जो भी लोग अभी मिजोरम में आके रह रहे हैं। तो एक तरीके से ये सिविल वॉर को ऑपरेट करने का तरीका हो गया इंडियन टेरिटरी से। तो यहाँ पर ये मिजोरम की गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इशू आ गया, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक गाइडलाइन इशू की जाती है मिजोरम गवर्नमेंट को कि भाई जो भी लोग आए हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में, उनको डिटेक्ट करो और उनको डिपोर्ट करो। कहाँ? वापस से म्यांमार में उनको भेज दो। पर वही चीज़ है कि मिजोरम की गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो एडवाइजरी अभी रिलीज की गई, उसमें क्या कहा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये वो कंट्रीज, ये वो स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो बोला यहाँ पर कोई भी बंदा अगर म्यांमार से आता है बॉर्डर क्रॉस करके, तो उसको रिफ्यूजी का स्टेटस या किसी फॉरेनर का, मतलब कि रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। बट वही चीज़ है, मिजोरम की गवर्नमेंट ने तो साफ साफ मना कर दिया कि बोला कि हमारे रिलेशनशिप अलग स्टेटस के हैं, अलग तरीके के हैं, आप इस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया कि नहीं नॉर्थ ईस्ट में। इसके पहले भी अगर देखें तो जिस तरीके से अभी चिन स्टेट से जो लोग जान बचा करके मिजोरम में आ रहे हैं इंडिया में, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन इसलिए मिल रही है क्योंकि इनके बीच में एक जो रिश्तेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात यह आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच पे काम कर रही है। इसके अलावा देखें तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने अभी तक यूनाइटेड नेशन के किसी भी ऐसे कन्वेंशन को साइन नहीं किया है जिसमें कि आप रिकॉग्नाइज करो रिफ्यूजीज को। जैसे 1951 का यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी है, और 1967 का प्रोटोकॉल है असाइलम को लेकर के, मतलब आप किसी को शेल्टर दे रहे हो, कोई भी अपने देश से जान बचा करके आ रहा है उसको शेल्टर दो। तो इन दोनों में 1951 की कन्वेंशन, 1967 के प्रोटोकॉल, दोनों को इंडिया ने साइन नहीं किया है। इसका मतलब इंडिया ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं है कि हाँ जी आपको वहाँ पर जो भी इंडिविजुअल आ रहे हैं अपने देशों को छोड़ करके इंडिया में अपनी जान बचा करके, उनको इंडिया ज़रूर उनको प्रोटेक्शन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है इंडिया में। पर सवाल क्या आता है कि चाहे एक कंट्री की गवर्नमेंट साइन करे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को या ना करे, बट अगर देखा जाए तो एक प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट आता है। प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट क्या कहता है कि किसी भी कंट्री में, हम एक बार ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रीफॉल्वमेंट वाला, 1 सेकेंड। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफॉल्वमेंट, इसका मतलब क्या हो जाता है कि मान लो अभी म्यांमार के लोगों को वहाँ से, वहाँ की मिलिट्री के द्वारा
भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो जान बचा करके मजबूरन आए हैं इंडिया में। अब उन लोगों को अगर इंडिया अपने यहाँ से वापस निकाल करके भेज दे म्यांमार में, जहाँ से वो अपनी जान बचा करके आए, इसका मतलब इंडिया ने क्या किया, उन लोगों को मरने के लिए वापस भेज दिया, तो ये रीफाउलमेंट हो गया। तो ऐसे में एक होस्ट कंट्री के नाते इंडिया की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि जो भी म्यांमार से जान बचा करके लोग आ रहे हैं उनको रहने की व्यवस्था दी जाए, जिससे कि जब तक उनके देश में हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट कंप्लीट खत्म नहीं होता है तब तक उनको वापस ना भेजा जाए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट क्या कहता है कि जो भी आ रहा है आपके देश में अपनी जान बचा करके अपने देश से भाग करके, उनको आप रिटर्न नहीं कर सकते तब तक जब तक कि सिचुएशन एडवर्स बनी हुई है उनके होम कंट्री में। इसके अलावा देखा जाए तो मिजो कम्युनिटी और जो चिन कम्युनिटी है, मिजो के नाम से मिजोरम है, चिन के नाम से चिन स्टेट है म्यांमार का, इनके बीच में बोले सोशियो पॉलिटिकल रिलेशंस को भी हमें समझना होगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, ये पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम काम करता है। इसका मतलब क्या है कि चिन कम्युनिटी के लोग इंडिया में इंडियन बॉर्डर के 16 किलोमीटर अंदर तक आकर ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक स्टे कर सकते हैं आराम से अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे। एग्जैक्टली इंडिया के जो मिजोरम कम्युनिटी, मिजो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ से चिन स्टेट में जाकर के म्यांमार के में 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं और 14 दिन तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये जो फ्री मूवमेंट रेजीम है ये अलाउ करता है कि यहाँ पर इन दोनों कम्युनिटीज़ की जो एक बॉन्डिंग है वो कंटिन्यू बनी रहे, क्योंकि हमने भी देखो भुगता है, हमने भी जब से मिज़ोरम को इंटीग्रेट करने की कोशिश की है तब से बहुत मुश्किलें रही हैं, क्योंकि मिज़ोरम ने भी बहुत कोशिशें की थी अपने आप को सेपरेट करने की इंडिया से। उस टाइम पर चिन कम्युनिटी ने सपोर्ट दिया था मिजोस को, और आज मिजोस सपोर्ट दे रहे हैं किसको, चिन कम्युनिटी को। तो इनकी रिश्तेदारी एक अलग लेवल की है। इसके अलावा अगर देखें तो एथनिक बॉन्ड इनके बीच में, ये बता चुका हूं मैं कि एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। धर्म की बात करो तो मिजो कम्युनिटी तो मेनली क्रिश्चियंस हैं और चिन लोग जो हैं वो मेनली बुद्धिस्ट हैं। ओके, तो इनकी रिलेशनशिप बोला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरीके की है। ये चीज़ आपको मैंने बताई दी। फ्री मूवमेंट रिजीम यहाँ पे काम करता है, जिसमें 16 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जा सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से। चिन वाले तो मिजोरम में, और 14 डेज तक स्टे कर सकते हैं। एग्जैक्टली मिजो कम्युनिटी के लोग भी कर सकते हैं उधर चिन कम्युनिटी में। तो क्रॉस बॉर्डर मैरिज, इनकी रिलेशनशिप, इनकी एक दूसरे के साथ में ट्रेड, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है। कई बार तो ऐसा होता है, ज़्यादातर ट्रेडर्स तो ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करके आते जाते रहते हैं। तो बोला उन लोगों को क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। 1960s से 1980s के बीच में जब मिजोरम में सेसेशनिस्ट टेंडेंसी चल रही थी कि हमें तो इंडिया से सेपरेट होना है, उस टाइम पर मिजो कम्युनिटी के जो रेवोल्यूशनरी थे उनको चिन पीपल ने वहां पर सपोर्ट दिया था। तो ऐसे में ये अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं वहां पर, कुल मिला के बात यह है। और म्यांमार में 1988 से जब से प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वहां पर भी मिलिट्री ने बहुत रूल किया है म्यांमार में, तब से लेकर अब तक लगातार जो चिन कम्युनिटी के लोग हैं वो मिजोरम में आकर के अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रहे हैं। तो उसमें आप उनको कैसे रोकोगे अचानक से कि हाँ जी सिक्योरिटी इशू को लेकर के। और इस बात को देखो, इस सेंसिटिविटी को सेंट्रल गवर्नमेंट समझ भी गई है। एक साल में अपने स्टैंड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसे नहीं कहा कि निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मिजोरम गवर्नमेंट भी वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उसको ध्यान में रख करके ही काम कर रही है, वहाँ के लोगों की फीलिंग्स को समझ करके ही काम कर रही है। ठीक है ना। अब देखने वाली बात यह है कि एक साल से ज़्यादा तो चिन रिफ्यूजीज इंडिया में रह चुके हैं। अब आगे क्या होता है, अब सवाल तो यह है कि म्यांमार में जितना जल्दी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो उतना ही अच्छा है। और वैसे देखा जाए तो हमारे जैसे 1930s में या फिर जिस तरीके से गांधी जी की लीडरशिप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, ठीक है ना, एग्जैक्टली उन्हीं आइडियाज़ पर वहाँ पर भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहे हैं, जिसमें वहाँ की मिलिट्री का रिजीम हटा करके डेमोक्रेटिक सिस्टम लाना चाहते हैं वहाँ के लोग। तो उस चीज़ में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो उस केस में इंडिया अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करे। वैसे अगर देखा जाए ना तो राइटर ने जो आइडिया दिया वो तो ठीक है, बट इंडिया और म्यांमार रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर उन रेवोल्यूशनरीज को हम अगर रिफ्यूज देते हैं जो कि म्यांमार की जुंटा के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो हमारे इंटरेस्ट के लिए नुकसान हो जाता है। कैसे होता है वो मैं बताता हूं आपको। क्योंकि म्यांमार की जो मिलिट्री है ना उसको फुल सपोर्ट है चाइना का,
और म्यांमार में अगर चाइना की प्रेजेंस लगातार बढ़ती चली जाती है तो वो हमारे लिए वैसे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाता है। तो हम क्या दुधारी तलवार से थोड़ा डील कर रहे हैं, ठीक है, डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि वो कैसे आती भी काटेगी जाती भी काटेगी। तो उस केस में हमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हम मिजो कम्युनिटी जो कि हमारे लोग हैं उनके साथ में भी ऐसे स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकते, पर वहीं पर अगर हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को ऑपरेट होने देंगे हमारी जमीन से तो फिर म्यांमार हमें कोऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्जेंसी का बहुत ज्यादा इशू रहता है नॉर्थ ईस्ट में। तो उसमें म्यांमार के साथ में भी हमें एंगेजमेंट चाहिए, और कोई गारंटी है नहीं कि कल को ने ये म्यांमार में मिलिट्री रिजीम खत्म ही होगा, है ना, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल में क्या देखा, नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैल्यूज से। तो ऐसे में हमें बहुत कुछ सोच समझ करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन, ये चीजें जो थी लास्ट में मैंने बताई वो आर्टिकल में नहीं बताई, पर वो हमें समझनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेट इट थ्रू। देखो इन आर्टिकल्स, इस आर्टिकल में तो ये बताया जा रहा है कि महंगाई थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। क्रूड ऑयल भी उस रेट पे पहुंच गया जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले जिस रेट पे चल रहा था। बहुत सारी कमोडिटी सस्ती हो रही है, जो मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, ये भी थोड़ा सा रेट्स में डाउन जा रहा है। फूड जो FAO है, ठीक है, उसके द्वारा जो रिलीज़ की जाता है फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है UN का, उसके द्वारा जो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है वो भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। मार्च में जो हाईएस्ट लेवल पे था 159.7, उससे रिड्यूस होकर के 154.2 पॉइंट तक आ चुका है। तो बोला कहीं ना कहीं महंगाई कंट्रोल आ रही है, और महंगाई कंट्रोल आने के पीछे एक कारण एक और है कि USA में जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट राइज की गई है तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहा, डिमांड नहीं हो रही है, तो रिसेशन में जाने की एक तरीके से सिचुएशन बन गई है US इकोनॉमी की, और यूरोपियन कंट्रीज तो ऑलरेडी रिसेशन में चल रहे हैं। इसके अलावा चाइना की बात करें तो वहाँ पर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा कर्ब्स लगा दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया गया है वहाँ पर, इस वजह से वहाँ पर डिमांड नहीं बन पा रही है, ओवरऑल महंगाई कंट्रोल हो रही है, ये बात है। अब सवाल ये है कि अब क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है तो क्या होने वाला है। जिस तरीके से थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल हुआ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, तो इसको कंसिडर करना होगा, क्योंकि पिछली 2 मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो मीटिंग हुई है, MPC की मीटिंग, उसमें रेपो रेट राइज हुआ है 90 बेसिस पॉइंट से, है ना। तो अब देखने वाली बात है अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें क्या होगा। चांसेस तो ये रहेंगे भाई, इन्फ्लेशन तो कोई तो मेन टारगेट किया जा रहा है, बट इन्फ्लेशन में एक चिंता की बात क्या है कि इंडिया में अभी भी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 15.2% के रेट से चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट बनता है। बाकी रिसेशन का डर लगातार है कि सेंट्रल बैंक्स लगातार इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं पैसे को, ठीक है। तो इस वजह से रिसेशन का डर हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो सप्लाई चेन प्रेशर वो थोड़ा सा रिड्यूस होने के चांसेस लग रहे हैं, और ग्लोबल डिमांड भी डाउन हो रही है, तो ऐसे में महंगाई कंट्रोल होने के चांसेस भी लग रहे हैं। तो ये तो चांसेस हैं, और ये रियलिटी है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब देखने वाली बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या डिसाइड करती है, क्या नहीं, क्या इंटरेस्ट रेट हाइक की जाएगी, क्या इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है, कितनी महंगाई रहेगी। वैसे तो स्टेटमेंट एक्सपर्ट्स के ये आ रहे हैं कि जो हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन जानी थी वो जा चुकी, अब कम ही होगी। तो वो देखो टाइम बताएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम की अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया लेना था। फिर एक हम 3-4 दिन से पॉपुलेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट आया है, इसके हिसाब से हमने देखा कि इंडिया जिस तरीके से पॉपुलेशन राइज कर रहा है वो हमने देख लिया। एक पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है वो ये कि जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो हाई है या कम। इसका मतलब ये है कि 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग, कई बार 60 साल भी ले लिया जाता है, क्योंकि अगर हम बुक के हिसाब से देखें ना, हमारे NCERT की बुक्स के हिसाब से, तो 15 से लेकर के 59 साल की उम्र में जो लोग होते हैं उनको वर्किंग एज ग्रुप बोला जाता है। 15 से कम 14, तो 0 से 14 वालों को बच्चे बोल दिया जाता है, और जो चाइल्ड एज ग्रुप हो गया, और 60 और उससे ज़्यादा के लोगों को ओल्ड एज बोल दिया जाता है, राइट। तो ऐसे में हम उसी के हिसाब से थोड़ा सा याद करें तो ठीक रहेगा, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। बाकी कई जगह पे यहाँ पे अब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट है उसमें 65 साल की उम्र या उससे ज़्यादा को बूढ़ा बताया गया है, 64 साल तक की वर्किंग एज बताई गई है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इंडिया में 1991 की सेंसस के हिसाब से देखें तो 15 से 64 साल के जो लोग हैं वो 80% कॉन्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। इसका मतलब वर्किंग एज में ज़्यादा लोग थे, डिपेंडेंट कम थे। अब टाइम बीतने के साथ साथ में अभी रिडक्शन हुआ है, ठीक है।
अभी कितना चल रहा है, 57.2% हो चुका है 2011 की सेंसस के हिसाब से अगर हम देखें तो। इसका मतलब इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 15 से 64 साल के लोग कितने हैं, सिर्फ 57.2%। इसका मतलब बच्चे और बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसका मतलब वो डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो ऐसे में डिपेंडेंसी जहां पर भी राइज होती है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करती है। ठीक है, अब डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो इसका रिवर्स है। इसका मतलब कि कितने लोग पैसा कमा रहे हैं और कितने लोग उन पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये जितना हाई होता है बोला कंट्री के लिए उतना ठीक रहता है थोड़ा। ठीक है, तो वैसे देखा जाए यहां पर देख सकते हो आप कि गेनफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मिनिमल है, डिपेंडेंसी रेशियो आर हाई। उल्टा हो गया, सॉरी, करेक्ट कर लो इसको, थोड़ा ऊपर की तरफ तो चला जाएगा जो डिपेंडेंट लोग हैं वो, और नीचे आ जाएंगे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो। तो ऐसे में ये अगर ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने लग जाती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली कौन करेगा एक्टिवली, 15 से 64 साल के लोग। वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है कि 1960 से लेकर 2021 के बीच की अगर बात करें, 1960 से लेकर 2021 के बीच की, तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। एक बार थोड़ा सा ये डिपेंडेंसी रेशियो है ना, इसको थोड़ा समझ लेना यार। इसमें मैंने थोड़ा सा होमवर्क नहीं किया है, वैसे मैं कर लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो आप। ये आप यहाँ पर देख सकते हो डिपेंडेंसी रेशियो की डेफिनेशन, कि जो डिपेंडेंट लोग हैं वो ऊपर होंगे और उनको डिवाइड कर दो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो। इसका मतलब ओवरऑल कि 0 से 14 साल और 65 साल से ज़्यादा लोग जितने भी हैं उनको तो ऊपर रखो, और वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है उनका नंबर्स नीचे रखो और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा डिपेंडेंसी रेशियो। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये जितना ज़्यादा होता है उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होती है, ये ऊपर हमने देख लिया था। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो 1960 से 2021 के बीच में डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो डिक्लाइन करके गया है। इसका मतलब जो डिपेंडेंट लोग थे उनके नंबर्स में तो कमी आई है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 75% से रिड्यूस होकर के 55% आ गया ग्लोबली। 75% का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा लोग कौन हो गए, ज़्यादा लोग हो गए वो जो डिपेंडेंट है, और वर्किंग एज पॉपुलेशन थी कम 1960 में, और आज 2021 की बात करें तो डिपेंडेंसी रेशियो है कम। इसका मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा लोग जो हैं वो तो हो गए क्या, किस पे, एक तरीके से मतलब ज़्यादा लोग तो हो गए कौन से, वर्किंग, और कम लोग हो गए डिपेंडेंट। ठीक है, 55% रिडक्शन जो हुआ है, तो रिडक्शन किस में हुआ, डिपेंडेंट लोगों में कम आ गया। तो यही चीज़ बोला हम यहाँ पर स्टेट्स में भी देख सकते हैं। जैसे हम देखें डिपेंडेंसी रेशियो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स है 2020-21 की, उसके हिसाब से देखें तो आप देखो यूपी में 51.3% है, बिहार में 58 है, 50 के ऊपर है ये स्टेट्स हैं, बिहार, राजस्थान, यूपी इनमें, और मेघालय सबसे ऊपर आता है। जबकि सदर्न स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पर डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो कम है। इसका मतलब यहाँ पर अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट आने वाले टाइम पर, आने वाले 1-2 दशकों में उल्टा हो जाएगा ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे और यहाँ पर जो वर्किंग एज में है वो बूढ़े हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं हमें समझना था कि भाई जो हिंटरलैंड स्टेट्स हैं वहाँ पर जवान लोग ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ अगर देखें कि साउथ इंडियन स्टेट्स में अभी देखा जाए तो बूढ़े लोगों के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे माइग्रेशन का भी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, इनसे लोग माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे, इन डेवलप्ड स्टेट्स में, साउथ इंडियन स्टेट्स में, जहाँ पर की जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसके बर्डन को हैंडल किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। तो एक बार इस आर्टिकल को आप खुद से देख लेना, क्योंकि हमने पॉपुलेशन से रिलेटेड बहुत डिस्कशंस ऑलरेडी कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।